ladies and gentlemen. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपके लिए हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लेके आएंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडियाज WPI ट्रेंड्स। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के अंदर जो पिछले कल 17 मार्च को जो इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो रिलीज करते हैं मंथली सीरीज ऑफ WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको हम स्टडी करेंगे और यहाँ पे WPI क्यों जरूरी है आपको, स्टॉक मार्केट WPI को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नंबर 1, इन्फ्लेशन के साथ क्या संबंध है इसका। नंबर 2, स्टॉक सेल और बाई के साथ क्या रिलेशन बनता है इसका। स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी, नीचे को जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे बिहेव करेगा, और इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में जैसे हमारा FMCG का सेक्टर है उसके ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, मेटल सेक्टर पे क्या होगा, ऑयल, फ्यूल, एनर्जी, उन स्टॉक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और ओवरऑल जो मार्केट स्ट्रेंथ है वो इसको कैसे रीड करती है, वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये किस तरह से बिहेव करता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये क्या है WPI, ये सामने हम DJ ट्रंप साहब का हमने लगाया हुआ है यहाँ पे वीडियो, उनका जो टैरिफ का वॉर है वो कंटिन्यू है और उसका भी हमारे WPI पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरर हैं वो बेचते हैं होलसेलर को। होलसेलर होते हैं आपके गांव में, आपके शहर में, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर तक जो आइटम बेचते हैं उसको बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक 100 पॉइंट की हमने स्केल बनाई है और होलसेलर से जो कंज्यूमर को आप लोग जो खरीदते हैं, मान लीजिए ब्रेड बनती है, ब्रेड में क्या तो सबसे बड़ा है फ्लोर या आटा, वो मैन्युफैक्चरर यहां से आया, इस स्टेज के ऊपर इस मैन्युफैक्चरर ने आटा खरीदा, यीस्ट खरीदा, जो जो मशीनरी थी वो सब कुछ उसने खरीदा यहाँ पे, और उसने मैन्युफैक्चर की ब्रेड, और वो ब्रेड उसने जो ब्रेड का पैकेट आप मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं वो ब्रेड पहुंच गई होलसेलर के पास। तो होलसेलर को जो ब्रेड है वो 30 रुपए का पैकेट पड़ा, 28 रुपए का पैकेट पड़ा, 25 रुपए का पैकेट पड़ा। आपको कितने में है? आपको तो वो मिल रहा है 35 रुपए का, 35 रुपीज का। लेकिन इन तीनों में से यहां तक पहुंचा होगा ना, तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट रेट को लेके कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो सरकार के लिए 2 इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें नंबर 1 के ऊपर आता है WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, ABC, तीनों कंपोनेंट के ऊपर आऊंगा मैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ये कंपोनेंट होते हैं। टोटल सम होता है इनका 100, हर एक की अलग अलग वेटेज होती है, वो कैलकुलेट करेंगे हम। इसी तरह से CPI होता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आइटम्स हैं, सेकेंडरी में कौन सी हैं, तीसरे टर्शरी सेक्टर में कौन, टर्शरी कंपोनेंट, इन 3 कंपोनेंट में कौन कौन सी आइटम है और उनकी कीमत, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके होलसेलर तक आने में कीमतों में कितना फर्क पड़ा है। तो इसको 2 पैरामीटर पे हम स्टडी करेंगे, फरवरी 2024 एंड फरवरी 2025। पिछले साल आटा का रेट क्या था और अब की बार फ्लोर या आटा जिसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम होता है, रोटी तो हर कोई खाता है, चाहे आप ब्रेड खाएं, चाहे आप नान खाएं, कुछ भी खाएं, वो हर एक चीज़ आटे से बनी हुई होगी।
तो बेसिक कंपोनेंट फूड का हो गया आटा। 1 kg ऑफ आटा की मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस फरवरी 2024 में कितना था और फरवरी 2025 में कितना था। 24 साल से 1 साल में चेंज भी हम देखेंगे और मंथ ऑन मंथ, तो 2 तरह से इसको स्टडी किया जाएगा। मंथ ऑन मंथ क्या होगा, फेब 24 से फेब 25, और ईयर ऑन ईयर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईयर ऑन ईयर का मतलब हो गया 2024 से 2025 में क्या फर्क आया। तो 2 तरह से सीरीज बनाई जाती है ये, तो दोनों सीरीज को हम स्टडी करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों हमारे लिए इतना जरूरी है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स से हमको पता चलेगा कि भारत में इन्फ्लेशन कैसी है। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट नहीं काटेगा, और इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब कि मार्केट में ज्यादा पैसा अवेलेबल है, और ज्यादा अगर पैसा अवेलेबल है तो लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं, और उसकी वजह से और इन्फ्लेशन ऊपर को बढ़ेगी और चीजें और महंगी होंगी। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इकोनॉमिक एडवाइजर को, 3 कंपोनेंट है बेसिकली जो इकोनॉमी को चलाते हैं। नंबर 1 फाइनेंस मिनिस्ट्री, नंबर 2 इज आरबीआई एंड नंबर 3 इज इकोनॉमिक एडवाइजर टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर ने आज आंकड़े जारी किए हैं, इससे हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट कितने होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उससे क्या होगा, ये आपको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पिछले साल एक आइटम 100 रुपए की आती थी। 100 रुपए तो बड़ा कम, आपको नहीं समझ आएगा, इसको करते हैं 10,000 रुपए से। आपके किचन में जो आइटम्स है वो आती हैं 10,000 रुपए में, ₹10,000 की। इस साल वो आइटम्स बढ़ के होगी, मान लीजिए 10,500। एक केस 1 ये हो गया। केस 2 क्या हुआ कि ये आइटम होगी 10,900 रुपए की। 2 केस हो गए ना आपके पास। अगर मान लो 10,500 रुपए की वो हुई और आपकी टोटल अर्निंग है मान लीजिए 20,000 रुपए, तो आपके पास 9,500 रुपए हो गए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए कीमतें होंगी 10,900, तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे बचे, 9,100 रुपए। तो जितनी ये कीमतें कम होंगी उतना आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आपकी पॉकेट में पैसा बचेगा, खर्चा कम होगा आपका, तो आप इसको इन्वेस्ट करेंगे। और कहां करेंगे, जहां मर्जी पैसा लगाइए वो मुड़ के स्टॉक मार्केट में ही आएगा। आप बैंक में रखेंगे, बैंक वाले भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पैसा इनडायरेक्टली बैंक में लग रहा है और स्टॉक मार्केट में लग रहा है, जो आपके बैंक के जरिए लग रहा है। आप LIC में डालेंगे तो LIC वाले उस पैसे को वहां पे लगाएंगे। एक ही कंडीशन में पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगेगा, इस पैसे को आप तिजोरी के अंदर बंद करके रख लेंगे। इसीलिए अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जेब से नोट निकालिए, जो भी है उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को ये पैसे अदा करने का वचन देता हूं। तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चलता है किसी भी देश का, वो आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, तब चलता है वो। इसीलिए स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अगर आप 100 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं तो साल के आखिर में 3 रुपए आपको बैंक को देने पड़ते हैं। तो वहां इंटरेस्ट रेट कितना है, -3%। और उन्होंने ऐसी इकोनॉमी क्यों बनाई हुई है कि कोई भी आदमी ना बैंक सेविंग में पैसा रखे ना घर में रखे, वो पैसा लगाए मार्केट में, क्योंकि पैसा ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, पैसा जनरेट करेगा। इसी ताने बाने के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जितनी ये कम इन्फ्लेशन होगी उतना ज़्यादा पैसा आपके पॉकेट में आएगा, और उतना ज़्यादा पैसा, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा गए स्टॉक मार्केट में, ₹400। ये सिंपल एग्जांपल है। अगर आप इसको लाखों करोड़ों से लिंक करो तो हो सकता है 4,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाए स्टॉक मार्केट के अंदर और मार्केट बढ़ने लग जाए। इस तरह से स्टॉक मार्केट के साथ ये पूरी तरह से जुड़ता है। और कैसे ये स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, ये अब हम आगे चल के मैं सेक्टर वाइज आपको समझाऊंगा, स्टॉक वाइज समझाऊंगा कि किस स्टॉक के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए,
अब भारत का डाटा आता है इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर पिछला कितना था 2.31%। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मान लो 100 रुपए की चीज बन रही थी, अब की बार वो बनेगी 102.38 पैसा। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। 2.36 का फोरकास्ट था, लगभग उसके बराबर ही आया। तो लो रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स की चीजों की जो कीमतें हैं वो फैक्ट्री लेवल के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। अगर मैन्युफैक्चरिंग पे चीजें नहीं बढ़ रही हैं तो जो दुकानदार आपको बेचेगा वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, फैक्ट्री से लेकर दुकानदार के बीच में जो दलाल की गैंग क्रिएट है ना, ये दलाल चीजों को ऊपर उठाते हैं और इन दलालों को चेक करना किसका काम है? वो काम है हमारे सिस्टम का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, हर एक का, कि वो दलाल जो है चीजों को इन्फ्लेट ना करे। आई होप यहां पे आपको समझ आया। फूड इन्फ्लेशन कितनी थी देखो पहले, 5.88% जो बहुत हाई थी। ये कब है? ये फूड इन्फ्लेशन है 2024 में, फरवरी 2024 में। अब की बार किसी रेट से बढ़ेगी ये, अब की बार फरवरी 2025 में इसकी ग्रोथ हुई है 3.38% से। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित हो रहा है कि भारत में जो मॉनसून हुई है पिछली बार, तो मॉनसून अच्छी हुई है, गुड। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कब होती है हमारे यहाँ? दिसंबर और नवंबर में आके। तो जो फसल हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अपनी बीजी होगी तो उसी की आउटपुट आएगी ना फरवरी में, तो फरवरी के अंदर जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन इट इज गुड, अच्छी प्रोडक्शन रही हमारे यहाँ पे। लोगों को यूरिया, खाद, हर टेक्नोलॉजी चीज़ें सही मिली होंगी। तो अगर वो सही मिली होंगी, इसीलिए फूड इन्फ्लेशन जो है वो कम बढ़ी है, कम से कम 2 परसेंटेज पॉइंट फॉल की है, जो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और इसका इम्पैक्ट मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप स्टॉक मार्केट को देखिएगा वो 100% राइज करेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बड़ा नंबर है। अब आइए आप मैन्युफैक्चरिंग की इन्फ्लेशन, अकेली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की 2.51% थी, ये 2.86% होगी। इट इज ऑल्सो गुड। एक बात आप याद रखिएगा, अगर मान लो जैसे ये 0% हो जाती, मान लो हाइपोथेटिकली मानते हैं हम, तो जो पिछले साल मैन्युफैक्चरी में आइटम बनी है उसकी कीमत भी 100 रुपये ही रहेगी। तो वो तो नुकसान किसको हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग वाले को। तो वो क्यों बनाएगा वही आइटम जब उसका कुछ बढ़ ही नहीं रहा है? तो वो बढ़ना भी चाहिए ताकि फैक्ट्री वाले को बेनिफिट हो, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए महंगा हो जाए। ये इन्फ्लेशन, WPI और CPI पता क्या होता है? आप लोग, मुझे लगता है सभी लोगों ने या तो टीवी में देखा होगा, या आप लोग जो मेले होते हैं ना, मेला, वहाँ पे गए होंगे, फेयर्स अंग्रेजी में कहे तो बहुत सारे फेयर्स होते हैं इंडिया में। वहाँ पे आपने देखा होगा कि रस्सी के ऊपर इस तरह बांध के एक लड़की चली हुई होती है और हाथ में उसने एक छड़ी पकड़ी होती है, स्टिक। उसको बैलेंस बना के वो पाँव से एक पाँव आगे, एक पाँव आगे, एक पीछे, आगे पीछे, पूरा बैलेंस बना के इस रस्सी के ऊपर चल रही होती है। जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है ना भारत के, आप कमेंट बॉक्स में बताइए उनका नाम क्या है। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका नाम बताना है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI, ये 3 लोग बारी बारी चले होते हैं। आगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर चले होते हैं, बिल्कुल फाइन बैलेंस कि ना तो इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, ना इन्फ्लेशन ज्यादा होनी चाहिए। कम होगी तो मैन्युफैक्चरर को कोई फायदा नहीं है, वो बंद कर देगा बनाना। बहुत हाई होगी तो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा महंगाई होगी, तो यहाँ कियोस क्रिएट होगा। इसीलिए वो बहुत अच्छा बैलेंस बनाती है कि इन्फ्लेशन न ज्यादा हो न इन्फ्लेशन कम हो। तो ये आंकड़े बहुत बैलेंस आने चाहिए, और स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव में ये आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको यहाँ और बताता हूँ, इसको बोलते हैं इंडियन होलसेल प्राइस इंडेक्स। फ्यूल हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फ्यूल से फैक्ट्री चलती हैं, फ्यूल से गाड़ियाँ चलती हैं। फ्यूल हमारी लाइफ में वो है ना, पंच तत्व जो
छठा सिक्स तत्व है ना जिससे हमारी लाइफ चलती है, दैट इज फ्यूल। अब देखिए, और ये फ्यूल में क्रूड ऑयल के जो कंपोनेंट है उनकी बात हो रही है। जो खाने वाला तेल है वो हम दूसरे कंपोनेंट में लेंगे। तो क्रूड ऑयल ये है फरवरी 2024, इसमें माइनस में था, -2.78, और यहाँ भी माइनस में है लेकिन थोड़ा कम माइनस में गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज। कारण क्या है, अब इसका रीजन भी हमको ढूंढना है ना। रीजन, फरवरी 2024 में रशिया से वॉर लगी थी और 65 से $70 पर बैरल के बीच में WPI और ब्रेंट क्रूड था, ये क्रूड के रेट थे। अभी ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है फरवरी 2025 की। यहाँ पे जो क्रूड के रेट हैं भारत में इंटरनेशनल मार्केट में, वो थे $70 से $75 पर बैरल, ये देखिए। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए एक ही महान हस्ती जिसके बिना हमारा आजकल कोई भी लॉ खत्म नहीं होता, इसीलिए मैंने परमानेंट ही इनकी फोटो बना रखी है यहाँ पे। ये डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं। इनका जो टैरिफ का ड्रामा ये लटका हुआ आपको दिख रहा है, इसकी बदौलत पूरी दुनिया में एक कियोस क्रिएट हुआ। और इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, ड्रिल बेबी ड्रिल। ये मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। जो बाइडेन की सरकार थी, जो डेमोक्रेट की सरकार थी, वो लोग सपोर्ट करते थे ग्रीन एनर्जी को, और उन्होंने जो फॉसिल फ्यूल इसके ऊपर बैन लगा दिया था ड्रिलिंग के ऊपर। तो ये फॉसिल फ्यूल वाली कंपनीज, ये अरबोंपति कंपनीज हैं, और दुनिया की जो टॉप 10 में से टॉप 9 कंपनीज हैं, टॉप 7 कंपनीज हैं, दे ऑल आर अमेरिकन्स। देखो कितना ये जो मिडिल ईस्ट में क्योस हो रहा है, इराक के ऊपर वॉर, सब के ऊपर वॉर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑयल की वॉर हुई है आज तक और कुछ नहीं। अमेरिका को मुफ्त का ऑयल चाहिए उनका, और आप हैरान होंगे दुनिया में जो शैलो ऑयल है वो नंबर 1 रिजर्व वर्ल्ड का यूएसए के पास है। पहले वो पूरी दुनिया का ऑयल कंज्यूम करेगा, उसके बाद फिर वो ऑयल जो है अपने वाला ऑयल निकालना शुरू करेगा। तो जो बाइडेन ने तो बोल दिया कि अब हम फॉसिल फ्यूल नहीं निकालेंगे क्योंकि उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, उससे जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो हमारे समुद्र किनारे देश हैं, शहर हैं, वो नीचे समुद्र में समा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है। तो वो जो पेरिस प्रोटोकॉल आप लोगों ने, प्रोटोकॉल था किसके ऊपर था, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो अगर ये ड्रिल करना था तो इससे बाहर जाना पड़ना था। तो ट्रंप साहब ने आते ही बोल दिया भी मैं पेरिस प्रोटोकॉल से बाहर हो रहा हूँ, मुझे नहीं कोई कार्बन एमिशन कम करना है, और ये ग्रीन वाला जो एक्ट है इसको भी मैं अपने ऑर्डर से कैंसिल कर रहा हूँ। और फिर उसने टर्म बोली थी अपने इलेक्शन में, ड्रिल बेबी ड्रिल, कि खूब सारा तेल निकालो और उस तेल को बेचो, और उससे होगी पूरी दुनिया में क्योस। क्योंकि 7 महीनों ने चला दी ये अपनी महान, क्या बोले इस वॉर को, टैरिफ वॉर, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा निकलता है कि ये जो क्रूड ऑयल है जो 65 से $70 हुआ करता था, वो $70 से $75 के बीच में। तो यहाँ पे अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और भारत में हम 90% to 95% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अब देखिए यहाँ हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में बहुत, क्या कहते हैं, खिलाफत है। हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर भारत में रहे हैं 1950 से लेके 2020 तक, हम 2 चीजों में ऑयल को, देखिए आप ऑयल को 2 में करते हैं। एक है हमारा ईटिंग वाला ऑयल जो आप लोग कंज्यूम करते हो, और दूसरा है हमारा क्रूड ऑयल। ये 80% हम इंपोर्ट करते हैं, और ये हम 95% इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अब ड्रामा देखिएगा आप। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम $100 बिलियन के करीब, $100 बिलियन 8 से 10 लाख करोड़ रुपया बाहर फॉरेन जाता है। किस फॉर्म में जाएगा, डॉलर की फॉर्म में। यहाँ पे भी हम 3 से 4 लाख करोड़ रुपया बाहर जाता है, किस फॉर्म में, डॉलर की फॉर्म में। अगर 3 से 4 लाख करोड़ रुपया जो हम खर्चते हैं, वो पैसा अगर हम भारत में किसानों के ऊपर इन्वेस्ट करें,
हम अपने लैंड रिफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करें, उस पैसे को हम इन्वेस्ट करें टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसमें हम अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाएं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाएं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएं, वैरायटीज नई लेके आएं, किसानों को ट्रेन करें, उनको ज़्यादा पैसे दें उनकी फसलों के, तो हमारा किसान खुद नहीं तेल यहाँ पे उगा लेगा। हम इंडोनेशिया है, आप हैरान होंगे, इंडोनेशिया का 25% भारत के यहाँ से जाता है उसकी इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि जो पाम ऑयल है वो हम इंडोनेशिया से लेते हैं सारा का सारा, जो हमारे तेल में हम डालते हैं, घी में हम डालते हैं, ब्यूटी क्रीम्स के अंदर हम डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अपना तो तेल होता ही नहीं है उतना। तो क्या पॉलिसी है हमारी तब से 1950 से हम, और तेल हमारी लाइफ का सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तेल के बिना कुछ नहीं हो सकता, खाने के तेल के बिना, हर घर में हर इंसान को। तो हम क्यों ना इतना अरबों खरबों रुपया, ये खरबों भी नहीं है, उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा है, ये पैसा हम भारत में इन्वेस्ट करते, हमारे किसान भी प्रॉस्पर होते, हमारी कंपनीज भी प्रॉस्पर होती, हमारे कॉलेजेस भी प्रॉस्पर होते, सब कुछ बढ़िया होता है यहाँ पे। दूसरा कंपोनेंट आ जाओ ऑयल, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम 1950-60 से रिसर्च क्यों नहीं की हमने? हमारे ग्रीन एनर्जी को लेके डेडिकेटेड IITs क्यों नहीं बनाए हमने? अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज और हजारों बनाते हैं हम, लोगों को रोजगार मिलता। हमारा चाइना किस तरह से EV इंडस्ट्री में चला गया, हम चीप सी सामान ले खरीद के लाते हैं, यहाँ असेंबल करते हैं और लिख देते हैं मेड इन इंडिया। मतलब हम कागजों में बेवकूफ़ बना सकते हैं, हकीकत में थोड़ा नहीं आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स है सारे, इसमें किसी पॉलिटिशियन की कोई गलती नहीं है, वो तो पॉलिसी मेकर बोलेंगे ना, वही वो सुनेंगे। तो पॉलिसी मेकर इन दोनों चीज़ों को लेके भारत का बहुत बुरा हाल है। अब 15-20 सालों से अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ऑयल के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे। अगर आप इस ऑयल सेक्टर पे काम कर लो ना, किसान आपको एक भी कभी आंदोलन करता हुआ नहीं मिलेगा इस देश में। वो पॉलिटिक्स छोड़ो आप उसकी, लेकिन किसान की जो स्थिति सुधारनी है, आप ये ऑयल सीडी सुधार देंगे अकेले। इस टॉपिक को कभी लेंगे हम बहुत डेप्थ में। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इसीलिए ये यहाँ पे इसमें इंक्रीज आई है। अब जल्दी से चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा ये वीडियो बनाया हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वीडियो ही हमारा 1 घंटे से ऊपर चला जाए, जबकि मेरा टारगेट छोटा रखने का है। तो ये देखिए जी, ये जो हमारा 100 का इंडेक्स है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। टोटल जो है वो 100 है, 100 में 22% है हमारा प्राइमरी आर्टिकल्स। आऊँगा मैं आगे चल के प्राइमरी आर्टिकल्स कितना है। फ्यूल एंड पावर वो है 13%, और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 64.25%, और फूड इंडेक्सेस 24.38। तो जो सबसे बड़ा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का हिस्सा है। तो ये देखिए आप, ये जनवरी 2000, ये दिसंबर, जनवरी एंड दिस इज फरवरी। ऑल कमोडिटी 100 वाला इंडेक्स शुरू किया हमने, ये हुआ 155, और इन्फ्लेशन थी 2.57%। अब हुआ 154, इन्फ्लेशन थी 2.31, ये हुआ 154.8, तो ये हुई 2.38। तो इस तरह से इंडेक्स की वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है, और वो वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए फ्यूल एंड पावर को देखिए आप, जनवरी में वो माइनस में थी, ये थी ना माइनस में, -2.78। वो पीछे मैंने आपको समझाया। यहाँ इस स्टेज के ऊपर 65 से $70 पर बैरल रेट था, और यहाँ पे अब 70 से $75 पर बैरल है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल सारा कहाँ से आता है? इंपोर्ट होके आता है। तो ये लेकिन फिर भी नेगेटिव में है, क्योंकि प्राइसेस कम है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ये देखिए 2.51 था, ये बढ़ गया। फूड का देखिए आप, जनवरी में 7.47 था, जो 5.94 आया, जो हायर साइड पे गिना जाएगा। तो फूड के जो यहाँ प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। इस तरह से ये ईयर ऑन ईयर हमने इंडेक्स को लेके आए हैं। अब इसको आगे फर्दर ब्रेक करेंगे हम। अब हम मंथ ऑन मंथ पे लेंगे। तो मंथ ऑन मंथ पे लिया हमने, देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 100 के इंडेक्स में 0.19 वैल्यू बढ़ी, 1.19 बढ़ी, यहाँ ये माइनस में आ गया, फिर माइनस, फिर माइनस, और यहाँ बहुत कम। ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, इतना कम भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर मैंने क्या समझाया आपको, मैन्युफैक्चरर को तो नुकसान हो रहा है, वो क्यों चीज़ों को बनाएगा।
प्राइमरी आर्टिकल्स देखिए आप, प्राइमरी आर्टिकल्स की जो वैल्यू है वो घटी है, जो बहुत अच्छी, मतलब चीजें सस्ती हुई होंगी। फ्यूल एंड पावर, ये यहाँ पे फ्यूल एंड पावर मंथ ऑन मंथ, याद रखिएगा वो ईयर ऑन ईयर पे माइनस था, लेकिन मंथ ऑन मंथ बढ़ा है क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट देखिए आप, हल्की सी वैल्यू इनकी बढ़ी है। फूड इंडेक्स माइनस में गया है, मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी है। खेतीबाड़ी में अच्छी चीजें पैदावार हुई है, तो खेतीबाड़ी में जो चीजें हैं वो अच्छी पैदावार हुई, इसलिए प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ी है। तो अभी तक जो आई होप जो WPI का मैंने आपको समझाया कि इसमें प्राइमरी जो आर्टिकल्स हैं उनकी वेटेज कर ली हमने, फ्यूल और पावर की हमने वेटेज कर ली, और साथ में हमने इसमें क्या कर लिया, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स की, इनकी सारी वेटेज निकाल ली, और ईयर ऑन ईयर मैंने आपको बता दिया कितना बढ़ा, मंथ ऑन मंथ ये कितना बढ़ा, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आइए, प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आता है। पहला ए इसमें आता है फूड आर्टिकल। फूड आर्टिकल में सीरियल्स, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल, पोटैटो, अनियंस, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश, ये जो खाने के बेसिक आइटम्स हैं इनकी वेटेज यहाँ पे डिफाइन की गई है प्रॉपरली। सीरियल्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में, इसलिए इसको सबसे ज्यादा वेटेज दी गई। इस पॉइंट को आप नोट करिए। अब मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे। ये देखिए आप, ये था 6.63 और अब बढ़ा 6.67। ये इन्फ्लेशन में इसका प्राइस जो है बढ़ा है, और सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा है वीट का। वीट 2.39% थी 2024 में, 9.58 जो है वो बढ़ी है, और वीट से ब्रेड बनेगी तो ब्रेड की कीमत भी है वो बढ़ेगी। अब कई बार यहाँ पे कंपनीज क्या चालाकी करती हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब प्राइसेस तो बढ़ गए आटा के प्राइसेस, आटा वीट से बनेगा ना, तो वीट के प्राइसेस बढ़ गए, तो कंपनीज 40 रुपए में आपको ब्राउन ब्रेड देती है ना, और वो मान लीजिए होती है 200 ग्राम की। कंपनी 40 रुपए से रेट नहीं बढ़ाना चाहती। अब होना तो कायदे से क्या चाहिए, ये रेट बढ़ना चाहिए, किसके अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए ना। तो कम से कम ये रेट होना चाहिए 42 रुपीस 200 ग्राम की ही ब्रेड के लिए। अगर वो बढ़ाएगा तो लोगों में हाहाकार मचता है, कंपटीशन भी होता है ब्रेड कंपनीज का, तो कंपनीज बहुत शानदार चालाकी करती हैं। FMCG कंपनीज, बिस्किट खरीदते हैं आप, मैगी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं। अब आप एक चालाकी यहाँ मैं आपको समझाता हूँ उनकी, स्मार्टनेस बोले, चालाकी बोले, कुछ भी बोलो आप। ये 40 रुपए से 42 रुपीज नहीं बढ़ाएगी इस कीमत को। वो क्या करेंगे, कीमत को 40 रुपए ही रखेंगे, इसको 190 ग्राम कर देंगे पैकेट को। तो आपको लगेगा ब्रेड का पैकेट यार देखो 40 रुपए का ही है। तो आइंदा आपने ना कभी भी कोई चीज खरीदनी है, उसको इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि वो है कितने पैसे का और वो कितने ग्राम का है, और पिछले साल वो कितने ग्राम का था और कितने पैसे का था। तो वहीं से आपको पता चलेगा। तो अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमारा ये पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। तो आगे चल के आप सारा इसको ऐसा करिएगा, ये जो वीलॉग है हमारा वीडियो है इसको पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट जो है ये जो हमने बनाया है, ये मिनिस्ट्री जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहीं से हमने इसको डाउनलोड किया है। डोंट वरी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, पर वो वहाँ बहुत बड़ा PDF है, वहाँ से जो काम की चीज़ है वही हम आपके लिए निकाल के लाए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एग, मीट एंड फिश, इसकी वेटेज कितनी है 2.40। और क्यों दी गई है इसको ज़्यादा वेटेज, क्योंकि जो हमें प्रोटीन है वो यहाँ से मिलेगी और हमें कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मिलेंगे। तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना प्रोटीन एंड विटामिन्स, वो इन 3 चीज़ों से मिलेगी। तो इसीलिए इसकी वेटेज दूसरे नंबर पे रखी गई है कार्बोहाइड्रेट के बाद। तो यहाँ पे देखिए आप, इट वॉज इन माइनस और अब ये बढ़ा है। तो अंडे के प्राइसेस, मीट के प्राइसेस, फिश के प्राइसेस 100% इंक्रीज होंगे।
ये हमें डाटा बता रहा है यहाँ पे। अब ऑयल सीड को देखिए आप, ऑयल सीड माइनस में था क्योंकि कियोस क्रिएटेड था। तो हमने क्या था, हम खूब सारा इंपोर्ट कर रहे थे, सस्ता मिल रहा था पाम ऑयल। अब उन्होंने महंगा कर दिया तो ऑयल सीड महंगे हो गए, तो अब आपके तेल की कीमत भी बढ़ेगी खाने की। मिनरल्स देखो आप, मिनरल्स की वैल्यू ज्यादा थी, इन्फ्लेशन रेट 24 में, अब इन्फ्लेशन रेट कम हो गया इसका 1% से नीचे। तो जो मिनरल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनका जो फ्यूचर है आने वाले 2-3 महीनों 4 महीनों में वो अच्छा होगा। तो मिनरल्स की कंपनीज कौन कौन सी हैं जो पॉजिटिव बिहेव करेंगी, इसका जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का जो इसी में ही है, अगले पार्ट के अंदर किन किन सेक्टर और स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो मैंने लिस्ट बनाई हुई है आगे, तो उसके ऊपर आपको लेकर चलूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, ये देखिए आप 24 में ज्यादा था, पेट्रोलियम यहाँ पे घटा है। पेट्रोलियम के घटने का रीजन क्योंकि क्रूड की जो प्राइसेस है वो कम हुए। फ्यूल एंड पावर, अब आइए एलपीजी, पेट्रोल, एचएसडी 3.85 थे, ये भी घटे, -69 थे और माइनस में प्राइसेस घटे। यहाँ 6 माइनस में थे, ये 3 माइनस में हुआ। एचएसडी हुआ हाई स्पीड डीजल। तो ये सारी कीमतें जो हैं वो घटी हैं और उसके घटने का कारण अमेरिका से जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो बढ़ी है। अब चलिए आप मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है 60, MFO, ये देखिए इसका मीनिंग होता है मैन्युफैक्चरर ऑफ। ये जो फैक्ट्री बना रही है, ये मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड प्रोडक्ट माइनस में था, जो मैन्युफैक्चरर अब 11% के ऊपर चला गया। तो फूड की जो आप दुकानदार के पास फूड फैक्ट्री से आ रहा है वो महंगा होके आ रहा है, तो वो भी आपको क्या करेगा, महंगा आ रहा है तो वो महंगा ही बेचेगा अब आपको। और एक बात में आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वो 2 तरह से डाटा को स्टडी किया जाता है, मंथ ऑन मंथ, क्योंकि मंथ ऑन मंथ जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटे हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो आपने इसको ध्यान से मेरे वीडियो को बार बार सुनना कि एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल घटा है, एक जगह मैं बोल रहा हूँ बढ़ा है, तो आप बोलेंगे ये तो सर तो बिल्कुल कभी बोल रहे हैं बढ़ा कभी घटा। तो वो मैं बात कर रहा हूँ मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर पे, उसको ध्यान रखना आपने। और इस चार्ट को खुद पढ़ने की आदत भी डालनी है आपको। अब देखो आप, वेजिटेबल एनिमल ऑयल एंड फैट, ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप। ईयर ऑन ईयर के ऊपर -13% था ये पिछली बार, ये 33% हो गया। जो वेजिटेबल ऑयल बनाने वाली कंपनीज हैं उनके स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके के साथ घटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट ही ज़्यादा है। हमेशा कंपनी तभी फायदा उठाती है जब उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो, तो यहाँ तो इनपुट कॉस्ट इसकी कई गुना बढ़ गई। तो ये है फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप बेवरेजेस, जो आप बेवरेजेस की कीमत लगभग सेम बढ़ी। टोबैको ज़्यादा थी, वो घट गई ईयर ऑन ईयर। तो जो सिगरेट और वो गुटखा खाने वाले हैं ना, जो भारत की बर्बाद फ्रस्ट्रेटेड गैंग है, जो सिगरेट और टोबैको वाले हैं, उनका तो कैंसर इंतज़ार कर रहा है बड़ा जल्दी से। अगर कोई ये सुन के छोड़ सकता है तो हमसे खुश कोई नहीं होगा, और बहुत गंदी चीज़ होती है ये। तो ये इसकी वैल्यू जो है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, टोबैको की 5 से घटी है, 2 हुई है। अब आप लोग एक सवाल हम मेरे से आपके मन में आया होगा कि टोबैको इतनी खतरनाक चीज़ है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती। सरकार इसको 2 रीज़न से बंद नहीं करती है। नंबर 1, जो टोबैको का जो प्रोडक्ट्स जो रॉ निकलता है उससे वो कई जगह दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता। और दूसरा, और जो सबसे बड़ा रीज़न है, आज भी लाखों लोग कल्टीवेशन में काम करते हैं टोबैको के। अगर हम टोबैको बैन ही कर दें तो हम लाखों क्या करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर देंगे। तो रोजगार पहले ही नहीं अवेलेबल, तो और बेरोजगार पैदा कर दिए तो क्या करेंगे उनका। तो इसलिए ये बेसिक रीज़न है टोबैको ना बंद करने की। लेकिन मेरा मानना है ये ऑल टुगेदर ही बंद हो जाना चाहिए। टेक्सटाइल माइनस में था, प्लस में गया, मतलब महंगा होगा। अपैरल ये महंगा होगा, स्टॉक नीचे आएंगे इनके। ये देखिए वुड्स एंड वुड प्रोडक्ट,
4.84% थी, माइनस में चलेगी। तो वुड्स बनाने वाली, वुड प्रोडक्ट वाली वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी, उनका भविष्य जो है 3-4 महीनों में वो पॉजिटिव होगा। लेकिन और भी पैरामीटर देखने हैं आपको, फंडामेंटल एनालिसिस देखना है, टेक्निकल एनालिसिस देखना है, फिर वो कोई स्टॉक फाइनल करना है। इस तरह से इस पूरे चार्ट को हम पढ़ते हैं। फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, ये देखिए माइनस में था, माइनस में ही रहा, तो ये हमारी मैन्युफैक्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो प्राइमरी आर्टिकल की वेटेज 22%, फ्यूल पावर की 13.15, मैन्युफैक्चर हाईएस्ट 64.25, और फरवरी 2025 में 186 था, ये 186, ये 153, 143, जनवरी 2025 में कितना था 189, ये घटा। तो मतलब प्राइमरी आर्टिकल जनवरी में महंगे थे, फरवरी में सस्ते हो गए। फ्यूल पावर जनवरी से फरवरी में वो महंगे हुए, सस्ता था जनवरी में, फरवरी में महंगा हो गया। वो हमें दिखता था, जनवरी में 65 से $70 था और फरवरी में $70 से $75 के बीच में रहा, जो हमने इसीलिए ऑयल के चार्ट के ऊपर लिखा जाता है क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट। मैप में चार्ट दिखाता हूँ ना मैं हर रोज आपको, तो वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो हमेशा चले रहते हैं, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है। इसका कॉन्सेप्ट किसी दिन समझाऊंगा मैं आपको। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 0.42% बढ़े हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव डाटा आया है इंडिया का, और ये पॉजिटिव डाटा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स को ऊपर लेके जाएगा। अब अंडरस्टैंडिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने पूरे कंपोनेंट बता दिए। हाउ WPI इन्फ्लुएंसेस इंडिया स्टॉक मार्केट ट्रेंड, स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये जो स्टॉक मार्केट के ऊपर है WPI जो है, ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा हमारी स्टॉक मार्केट को। अब हम ये करेंगे, तो इसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। WPI इन्फ्लेशन को डिटरमिन करेगा, फिर वो CPI को डिटरमिन करेगा, मार्केट में क्या रेट है वो डिसाइड होंगे, और वो डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे, और इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे आएगा। तो 2 तरह से WPI का इम्पैक्ट है, और 2 तरह से वो इम्पैक्ट कैसे है WPI का, ध्यान से समझिए इस बात को। नंबर 1, ब्रॉडर स्टॉक मार्केट, कि ब्रॉडर स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट ऊपर को जाएगी। दूसरा, जो उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंपोनेंट है WPI के, जो मैंने आपको बताया फूड इन्फ्लेशन, यहाँ पे आपको बताया फ्यूल की इन्फ्लेशन, यहाँ पे हमने और मैन्युफैक्चरिंग बताई, किसका डाटा पॉजिटिव रहा, किसकी कीमतें घटी हैं फैक्ट्री लेवल के ऊपर, वो वाले स्टॉक्स ऊपर को जाएंगे। तो 2 तरह का इम्पैक्ट है, इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो आपका निफ्टी है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स है आपका, इन दोनों के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इन्होंने ऊपर को जाना है, लेकिन कौन कौन से स्टॉक ऊपर को जाएंगे वो WPI का डाटा देखा जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो, WPI कंपोनेंट का इफेक्ट है मिनरल मेटल, टाटा स्टील और हिंडेल्को, और भी हैं लेकिन ये लीडिंग कंपनीज हैं, नंबर 1 और 2। तो हायर जो WPI आएगा, इंक्रीज कॉस्ट, अगर ज्यादा WPI होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसका स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। अगर लोअर होगा, कम होगी कीमत, तो होगा क्या, स्टॉक प्राइस हायर चला जाएगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये जो चार्ट आपने क्या करना है, आपने अपना सामने क्या खोलना है, आपने अपना जो पोर्टफोलियो है स्टॉक का, जिस भी ऐप के ऊपर, उसको खोलिए, वहां पे अपने स्टॉक को देखिए, उनको कंपैरिजन करिए उसका किसके साथ, यहाँ पे कंपैरिजन करिए इनके साथ, कि पिछले साल, अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको, माइल्ड स्टील को ले लेते हैं। स्टील की -6% इनपुट थी, अब स्टील की इनपुट 0.51 प्लस में आ गई, बढ़ी है ये कॉस्ट, तो स्टील वाले शेयर्स को खतरा रहेगा। और स्टील हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा कंपोनेंट, कहाँ से, चाइना से। अगर चाइना में इकोनॉमी ठीक करेगी, लेकिन चाइना में इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाली है। यहाँ पे अब आपको एक बात याद रखनी है, याद रखिए कि हर एक चीज इंटीग्रेटेड है,
चाइना के अंदर जो होने वाला है, चाइना में उन्होंने वेजेस बढ़ा दी हैं, वेजेस बढ़ गई हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, जो स्टील चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होगा वो भी महंगा होगा, और यहाँ पे WPI भी हायर है, तो स्टील का जो प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट में वो उस तरह से नहीं बढ़ेंगे या वो गिर भी सकते हैं। तो इनके लिए तो क्या होगी, नेगेटिव सिचुएशन होगी। एनर्जी, फ्यूल एंड पावर जैसे NTPC का स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है, हायर कॉस्ट होगी, हायर वैल्यू WPI की होगी, स्टॉक नीचे को गिरेगा। अगर लोअर होगी तो स्टॉक ऊपर को जाएगा। FMCG, फूड आर्टिकल्स, इसमें WPI बढ़ा है तो इनका स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होगा। ऑटोमोबाइल में क्योंकि इनपुट का जो WI है वो भी हाई है, तो इनका भी कोई भविष्य बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। तो इसमें आपको बड़े ध्यान से ये सीरीज देखनी है, बहुत ही ध्यान से। कहाँ पे चीजें कम हुई हैं, जैसे वुड में देखो ये कम हुई है, तो जो वुड वाली कंपनीज हैं उनको स्टडी करना है, उनका टेक्निकल एनालिसिस करना है, और फिर आपको जाके उनको कंसिडरेशन जोन में लेना है। सीमेंट, लाइम, प्लास्टर ये माइनस में, ये और माइनस में चला गया, तो इनकी कीमतें घटनी चाहिए। अब आप लोगों को इन सब को कंपेयर करना है, मार्केट में जाना है, फिर मार्केट में आपको दो जगह जाके चीज़ें देखनी है। मंडी में रेट देखना है, दुकानदार के पास जो ठेले वाला या दुकानदार आपके को बेच रहा है वो प्राइस देखना है, और ये चार्ट देखना है। ये परफेक्टली मैच करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिस्टम चोरों से भरा हुआ है। ये है डेटा, इसके अकॉर्डिंगली अगर सिस्टम चले तो हम तो फिर स्वर्ग में नहीं रह गए। तो बीच में दलाल आएंगे, सीमेंट के प्राइसेस कम होने चाहिए, लेकिन आप देखेंगे हर महीने वो 5 रुपए आपको सीमेंट बेचने वाला लाला हर महीने बढ़ा देगा, जबकि इस डेटा के अकॉर्डिंगली तो सीमेंट के प्राइस घटने चाहिए। तो वहां वो दलाल सीमेंट वाले वो बढ़ाएंगे रेट, वहां पे वो बेचने वाला दुकानदार बढ़ाएगा, जो बिल्कुल गलत बात है। आपको इस और ये किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एक्साइज डिपार्टमेंट, उन सब का ये काम है कि जो ये डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वही प्राइसेस मार्केट में होने चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं ना कि देयर मस्ट बी फ्री मार्केट। फ्री मार्केट तो है ना, लेकिन जो बीच में चोर बैठे हैं उनको कौन चेक करेगा? उनको चेक करेगी स्टेट। तो स्टेट बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फ्री मार्केट जो कैपिटलिज्म कहती है ना कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, वो थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। और इंडिया जैसे देश में जहां हर दूसरा बंदा तीसरे को ठगने में लगा हुआ है, उसके लिए तो स्टेट बहुत पावरफुल होनी चाहिए। चलिए जी, अब आप लोगों ने इस तरह से सारे स्टॉक्स को देखना है, और आई होप कि ये जो मैंने WPI आपको करवाया, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए। हमने बहुत डेप्थ में इसको एनालाइज किया, ये आपको गारंटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी इस तरह का वीलॉग कभी नहीं बना के देगा। इतनी डेप्थ में सिर्फ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मेरी टीम ने ये सब कुछ तैयार किया। स्टॉक मार्केट को क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हैं तो कैसे इसका इन्फ्लुएंस है, तो ये जो हमारा वीलॉग है ना, ये हमारा वीलॉग है बेसिक सीरीज का। ये बेसिक सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया गया। स्टॉक मार्केट से कैसे लिंक होता है, इंटरेस्ट रेट से कैसे लिंक होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे आता है, किन किन स्टॉक को ये इन्फ्लुएंस करेगा, वो हर एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज एक और वीलॉग हम आपके लिए बना रहे हैं जो हम कल अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इन्वेस्टिंग करिए, सोचिए अच्छे तरीके से, एंड गुड नाइट।